हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चार मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी बीएड की प्रैक्टिकल फ़ाइल बना रहे होंगे। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल में असाइनमेंट की फ़ाइल ढूंढ रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, आपके बीएड में 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और जो आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, संस्कृत। तो ये आज की जो फाइल है ये संस्कृत की है, बट आप सारे सब्जेक्ट्स में इस फाइल को बना सकते हैं। ठीक है, इसके मैटर सब में सेम होंगे, बस आपके लास्ट के 2 से 3 पेज की हेडिंग चेंज होगी। बाकी आपका पूरा मैटर सेम होगा सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट का। पिछली वीडियो में गाइज मैंने आपको प्रैक्टिकल की फ़ाइल के साथ बताया था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा, कितने पेज लगेंगे, आपको किस तरीके से अपनी फ़ाइल में स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके से लिखना है। तो ये सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये मैं वीडियो लाई हूँ PDF के साथ ताकि आपको वर्डिंग क्लियर हो जाए। उस वीडियो में आपको वर्डिंग क्लियर नहीं हो रही होगी तो इस वीडियो में आपको वर्डिंग क्लियर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि सारे वर्ड्स क्या क्या लिखे हैं और किस तरीके से लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। गाइस, अगर आप और भी प्रैक्टिकल की फ़ाइल ढूंढ रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल की फ़ाइल्स मिल जाएंगी और आपको लेसन प्लान भी मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये फ़ाइल। और देखिए, ये पंचम प्रश्न पत्र है आपका। मीन्स 4th और 5th पेपर जो होते हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं। तो यही आपका द्वितीय शिक्षण विषय है। इसमें देखिए टॉपिक्स क्या क्या हैं। निष्पत्ति परीक्षण की संरचना, प्रशासन एवं मूल्यांकन, स्वनिर्मित सस्ते प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण, माध्यमिक स्तर के प्रश्न पत्र का निर्माण, जो कि आपको अभी आगे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये सारे टॉपिक्स कि किस तरीके से इसमें लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप फर्स्ट पेज पर पंचम प्रश्न पत्र डालेंगे। अगर आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है तो आप यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थ प्रश्न पत्र और इसमें आपके टॉपिक्स होंगे निष्पत्ति परीक्षण की संरचना, प्रशासन एवं मूल्यांकन, स्वनिर्मित सस्ते प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण, माध्यमिक स्तर पर प्रश्न पत्र। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद गाइज एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेज पर आप हेडिंग डालेंगे परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नों को एक श्रृंखला के माध्यम से किसी प्रदत्त कार्य अथवा छात्रों, व्यक्तियों एवं समूहों का ज्ञान, योग्यता तथा कार्य कुशलता की जांच हो सकती है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है और इसके आगे आप हेडिंग डालेंगे शिक्षा शब्द के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख लेंगे। इसके बाद आप परीक्षण के प्रकार हेडिंग डालेंगे। इसमें आप जो 4 प्रकार होते हैं वो आप लिख लेंगे, जैसे उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये आपके चारों परीक्षण होते हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी हेडिंग होगी उपलब्धि परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसा कि देखिए, छात्रों के कक्षा में पठित विषय में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसकी जांच जिस परीक्षण द्वारा की जाती है उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक, छात्रों के कक्षा में पठित विषय में जो पढ़ने वाले जो विषय होते हैं उसमें ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसकी जांच जो आप करते हैं उसी को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। मीन्स छात्र ने कितना उपलब्धि किया, मीन्स कितना उसके लिए बेनिफिशियल रहा। तो ये आपका उपलब्धि परीक्षण होता है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे शिक्षा शब्द के अनुसार। देन आप गैरिसन के अनुसार बता देंगे उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसकी ज्ञान की सीमा का मापन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गैरिसन के अनुसार। आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं तो ये आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें देखिए मानवीकृत और अध्यापक निर्मित, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें देखिए मानवीकृत में सामान्य उपलब्धि परीक्षण और विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण, और देखिए यहाँ पर अध्यापक निर्मित में निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक परीक्षण होगा। आप इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बना लेंगे। आई होप गाइस क्लियर दिख रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ रिजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं।
देन आप परीक्षण का अर्थ लिखेंगे कि परीक्षण का अर्थ क्या होता है। परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नों का एक श्रृंखला के माध्यम से किसी प्रदत्त कार्य अथवा छात्रों, व्यक्तियों, समूहों के ज्ञान को तथा कुशलता की जांच हो सकती है, कार्य कुशलता की जांच हो सकती है। तो ये आपका परीक्षण का अर्थ हो गया। इसके बाद आप शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि इसमें 2 प्रकार होते हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आप इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। आत्मनिष्ठ में मौखिक और लिखित, गाइस आई होप आपको वर्डिंग क्लियर हो रही होगी। इसके बाद लिखित परीक्षण को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। देन आप निबंधात्मक परीक्षण लिखेंगे। इसके बाद आप निबंधात्मक परंपरागत परीक्षाओं की विशेषता, क्या विशेषता होती है वो आप लिख लेंगे, जैसे रचना एवं प्रशासन की सुगमता, मितव्ययी, विचारों की स्वतंत्रता, भावों की अभिव्यक्ति एवं आलोचनात्मक चिंतन पर जोर, लेखन शैली का निर्माण, उच्च मानसिक योग्यताओं का निर्माण या अध्ययन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, नकल की संभावना। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद निबंधात्मक परीक्षाओं में प्रयोग होने वाले प्रश्न, कैसे प्रश्न होते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, व्याख्यान प्रश्न होते हैं, उदाहरणात्मक प्रश्न होते हैं, तुलनात्मक प्रश्न होंगे, रूप आलोचनात्मक प्रश्न होंगे और आपके विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, वर्गीकरणात्मक प्रश्न होंगे और आपके विवेचनात्मक प्रश्न होंगे। तो ये आपके कुछ प्रश्न के प्रकार होते हैं जो कि आप यहाँ पर पॉइंट्स में लिख देंगे। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्नों के दोष, क्या दोष होते हैं, इसमें भी आपके 7 पॉइंट्स हैं। जैसे देखिए, प्रतिनिधित्व की कमी होती है, निश्चित उद्देश्य रहित होता है, आत्मीयता या आत्मनिष्ठ होती है, ये जो इसमें दोष हैं ये सारे, विषय संबंधी कमजोरियाँ, कम विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता का अभाव, ये सारे दोष हैं इसके। इसके बाद सुधार हेतु सुझाव, क्या सुझाव है, तो ये आप लिख लेंगे, इसमें 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। देन आपका आता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विभिन्न परीक्षक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के उपरांत अंकों के संबंध में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा समान कार्य के लिए समान अंक दिए जाते हैं। तो ये आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार आप बता देंगे। फिर आपका त्रि-आयामी चार्ट होगा, यहाँ पर आप इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं। इन परीक्षाओं में वैधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह परीक्षण विश्वसनीयता पर खरी उतरती है। इन परीक्षण में विभेदीकरण की क्षमता होती है। देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो सबसे सटीक प्रश्न होते हैं। इसमें देखिए जो व्याख्या वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप व्याख्या कर देंगे। जैसे अगर आपके 10 नंबर के वो क्वेश्चन है, 10 नंबर का वो क्वेश्चन है और आपने व्याख्या की है, उसका आंसर दिया है, उसमें से मान लीजिए आपको 7 नंबर मिल गए, 8 नंबर मिल गए, 5 नंबर मिल गए। लेकिन जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होता है इसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, आप एक ऑप्शन पे करेक्ट करेंगे, जो आपका करेक्ट आंसर होगा अगर आपका करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यही होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार की विशेषताएं, ये विश्वसनीयता पर खरी उतरती है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष, क्या दोष होते हैं, इसके भी कुछ दोष होते हैं, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद इकाई परीक्षण निर्माण करने की विधि, इसमें देखिए अभिकल्पना करना, इसमें भी कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से सारणी बना लेंगे।
शिक्षण, लक्ष्य, प्रश्नों की संख्या, अंक, अनुमानित प्रश्न। इसमें देखिए शिक्षण लक्ष्य क्या होंगे, ज्ञान, भाव और कौशल। इसके बाद आप नेक्स्ट सारणी बनाएंगे। प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा, विस्तृत, लघु, अति लघु, प्रश्नों की संख्या, अंक, अनुमानित प्रश्न। आप इस तरीके से इसमें भी बना लेंगे। आपका एक और चार्ट बनेगा, प्रश्नों के स्तर की कठिनता, सरल, सामान्य, क्लिष्ट। इसके बाद उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। इसके क्या पद होते हैं ये आप लिख लेंगे। देन आपका होगा परीक्षण निर्माण की योजना बनाना। इसमें भी आप कुछ पॉइंट्स को लिख देंगे। जैसे परीक्षण निर्माण के समय सर्वप्रथम किसी भी परीक्षण संबंध में एक सुनियोजित योजना बनाई जाती है। वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, स्थान या क्षेत्र प्रेषण योजना, स्मृति योजना, तार्किक योजना। इस तरीके से आपकी योजनाएं हैं। प्रत्यक्ष एक परक योजना। फिर आपका रूपरेखा के तैयारी के सोपान क्या हैं। इसके बाद परीक्षण पद के प्रश्नों के प्रकार, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न, मिलान प्रकार के प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, निबंध प्रकार के प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके होते हैं। इसके बाद जांच करना। प्रश्नों और निर्देशों का अंतिम प्रारूप आप हेडिंग डालेंगे, इसमें भी लिख लेंगे। इसके बाद फलांकन का मूल्यांकन यहाँ पर आप लिख लेंगे। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं, विश्वसनीयता और वैधता। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की एक आवश्यक विशेषता विश्वसनीयता है। किसी भी परीक्षण का यह गुण आवश्यक है। वैधता क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का विशेष महत्व है। व्यवहारपरक विज्ञानों में वैधता करना सुनिश्चित है, इसके लिए परीक्षण कराया जाता है। इसके बाद परीक्षण का मानकीकरण हेडिंग डाल के आप लिख लेंगे। अब आता है आपका मूल्यांकन हेडिंग, और इसमें भी आप लिख लेंगे। देखिए मूल्य प्लस अंकन से मिलके बनाया है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन की परिभाषा दे देंगे आप एडम्स के अनुसार, रॉबर्ट स्टोन के अनुसार। इसके बाद मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। मूल्यांकन एक सकारात्मक प्रयास है। और यहाँ पर देखिए मूल्यांकन की प्रविधियाँ आप लिख लेंगे क्या क्या प्रविधियाँ हैं। निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, पड़ताल सूची, क्रम निर्धारण मापनी, छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं, अभिलेख, घटनाकृत संचित अभिलेख विधि। तो ये सारी आपकी मूल्यांकन की प्रविधियां होती हैं। इसके बाद मूल्यांकन का क्या महत्व होता है, इसे भी आप एक्सप्लेनेशन में लिख लेंगे। मापन के चरण लिखेंगे कि मापन के चरण क्या होते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्रोन महोदय के अनुसार। इसके बाद देखिए गाइज, मैंने आपको बताया कि अभी तक जितने भी आपकी ये फाइल के पेजेस थे, ये सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए
कॉमन होंगे, लेकिन जो आपका लास्ट का 2 से 3 पेज होगा ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, मापन के चरण क्या होते हैं, ये सारा आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ से आपका देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की हेडिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री। अगर आपका ये हिंदी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आप लिखेंगे हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री। अगर आपका यहाँ पर गृह विज्ञान शिक्षण है तो आप यहाँ पर लिखेंगे गृह विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री। अगर आपका भूगोल है तो लिखेंगे आप भूगोल शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से आप हेडिंग डाल के अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का कंप्लीट कर सकते हैं फाइल। तो यहाँ पर देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ क्या होता है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे प्रैक्टिकल फाइल के लिए कॉमन एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ पर अर्थ बता देंगे, ईसी दंड के अनुसार बता देंगे। इसके बाद संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री की परिभाषा क्या होती है, ये आप लिख लेंगे। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आप हेडिंग चेंज कर देंगे, संस्कृत की जगह अपना सब्जेक्ट डाल देंगे। इसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य क्या होता है। इसमें देखिए शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। आपके देखिए क्या क्या उद्देश्य हैं। बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना व विकसित रुचि विकसित करना। देखिए जो आपके दृश्य श्रव्य सामग्री होती है इसमें बच्चा उसे देख पाता है, सुन पाता है। कुछ हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनके जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है, तो बच्चों में इंटरेस्ट आता है। जैसे अगर आप मानचित्र ले आए, ठीक है, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल ले आए, कोई आप चार्ट ले आए, कोई आप प्रोजेक्टर से बता रहे हैं, तो बच्चों में रुचि जागृत होगी, बच्चों में उस चीज़ को जानने की और इच्छा जागृत होगी, कैसे क्या होता है, तो बच्चे उसमें और ज़्यादा रुचि लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए बालकों के तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। वही चीज़ जो उनके फैक्ट्स होते हैं, जिस टॉपिक पे उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, वो उस टॉपिक को और भी रुचिकर बना देते हैं। इसके बाद सीखने में आए हुए पठार को कम करना। देखिए सीखने में आए हुए पठार मतलब अगर बच्चा कोई किसी गति से सीख रहा है, ठीक है, और एक टाइम बाद उसकी गति बिल्कुल रुक जाए, ठीक है, उसकी जो सीखने की गति है वो बिल्कुल से रुक जाती है, तो उसी को हम कहते हैं सीखने का पठार कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, बच्चा आगे सीख नहीं पाता है, तो उस चीज़ को कम करना और इसमें सुधार करना। इसके बाद बालकों का अवधान पाठ की ओर ध्यान आकर्षित करना, अमूर्त पदार्थों का मूर्त रूप देना, स्थायी अधिगम होना, अभिरुचियों आवश्यकतानुसार प्रभाव डालना, अभिरुचियों में आवश्यकतानुसार प्रभाव डालना, पाठ्यक्रम का सरल बोधगम्य बनाना। जो पाठ्यक्रम है उसको क्या करना है, सरल बोधगम्य बनाना, पढ़ने में अधिगम के प्रति रुचि विकसित करना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री होती है वो बच्चों के जो पढ़ने में है वो रुचि पैदा करती है। बालकों को मानसिक रूप से तैयार करना सीखने के लिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ यहाँ पर उद्देश्य हो गए। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, संस्कृत शिक्षण सहायक सामग्री का व्यापक वर्गीकरण। इसके बाद यहाँ पर आप शिक्षण के नीचे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, पाठ्य वस्तु और संप्रेषण। ठीक, तो यहाँ पर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके बाद संस्कृत शिक्षण के दृश्य सहायक सामग्री क्या होते हैं। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हेडिंग में आप चेंज कर देंगे। इसमें देखिए क्या क्या होता है, वास्तविक पदार्थ, मॉडल, आचल चित्र, रेखा चित्र व आकृतियाँ, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लॉनेन बोर्ड, संग्रहालय, जादू की लालटेन, श्यामपट,
चित्र विस्तारक यंत्र, चित्र और सर्वोत्तर प्रेक्षक। तो ये आपके कुछ दृश्य सहायक सामग्री हो गई। इसके बाद संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है? चलचित्र अथवा सिनेमा, जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। समाचार संबंधी फिल्म्स जो होती हैं, और दूरदर्शन, जैसा कि आपको पता है आप टीवी में दूरदर्शन को देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। इसके बाद नाटक, जो आपका कोई नाटक क्रिएट हुआ है उसमें आप देख भी रहे हैं नाटक को, उसके किरदार को कि किस तरीके से वो डायलॉग कर रहा है, किस तरीके से अपनी एक्टिविटी कर रहा है, आप देख भी रहे हैं और उसके डायलॉग्स को सुन भी रहे हैं। तो ये आपके दृश्य श्रव्य सामग्री में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आपकी ये फाइल एंड होती है। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक था, जो कि संस्कृत शिक्षण का मॉडल पेपर, तो ये आपके मॉडल पेपर हैं। तो चलिए देख लेते हैं। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है और यहाँ पर आप नोट लिख लेंगे। इसी तरीके से आप सेम अपने पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको मॉडल पेपर बनाना है। अगर आप इसी टाइम लिख रहे हैं तो गाइस पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से आपको मॉडल पेपर बनाना है संस्कृत का। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर बना लेंगे। गाइस प्लीज़ अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो पेपर है ये एंड होता है यहाँ पर आके। तो गाइज़ आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को
ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।